हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मार्केट की। मार्केट अर्थात बाजार। आइए हम लोग शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जो थोड़ा सा आपको कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, थोड़ा परेशान करता है। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, ए मार्केट इन विच ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हैपेंस इन ह्यूज क्वांटिटी इज, अर्थात एक बाजार जिसमें वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है उसको कहते हैं रिटेल मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट या होलसेल मार्केट। इसका मतलब है कि रिटेल मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट या होलसेल मार्केट का क्लासिफिकेशन होता है। मार्केट का क्लासिफिकेशन किन आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, बेस क्या है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे अपने पूरे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये तो जान लें कि बाजार किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट, यानी बाजार। तो बाजार क्या है? मार्केट का डेफिनेशन क्या है? अब बाजार के डेफिनेशन में क्या अभी तक आप लोगों ने जाना होगा कि एक ऐसा स्थान जहां हम वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। लेकिन जब आप अमेज़न पर क्रय या विक्रय करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं या जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो उस समय तो कोई स्थान नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑल्सो विच इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। हम वर्चुअल माध्यम से भी, फोन से, ऐप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से भी क्रय विक्रय करते हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि समय के साथ जैसे जैसे नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जाती है, उसी अनुसार बाजार की अवधारणा, आर्थिक शब्दों की अवधारणा या उनके परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो यहां पर बाजार की भी अवधारणा जो थी कि मार्केट अर्थात बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने के लिए एकत्रित होते हैं, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। लेकिन अब ये डेफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। यह डेफिनेशन परिपूर्ण था, लेकिन तब जब नई टेक्नोलॉजी अर्थात जो आज आप कह रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर या आपका ये इंटरनेट जब नहीं था, तब ये टेक्नोलॉजी अपने आप में, ये डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण थी। आज का डेफिनेशन क्या कहलाता है? आज का डेफिनेशन ये है, मार्केट इज अ नॉट ए नेसेसरली प्लेस। ध्यान दीजिएगा हमारे वर्ड्स पर, बाजार आवश्यक रूप से कोई स्थान नहीं है। इट मे बी अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू वेयर कंज्यूमर्स एंड बायर्स आर टुगेदर फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। अर्थात बाजार आवश्यक रूप से कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि यह एक वर्चुअल आभासिक स्थान भी हो सकता है, माध्यम भी हो सकता है, जहां पर क्रेता और विक्रेता क्रय और विक्रय के उद्देश्य से एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। टेलीफोन के माध्यम से मिल सकते हैं, मैसेज के माध्यम से मिल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं या किसी ऐप के माध्यम से भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेफिनेशन है हमारी वो कहलाया, मार्केट इज नॉट नेसेसरली ए प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स आर टुगेदर फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग एंड बाइंग, इट मे बी ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू। तो ये रहा हमारा बाजार की डेफिनेशन। तो बाजार को हम, मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, किन आधार पर क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। कुछ आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन, सबसे पहले हम
जियोग्राफिकल लोकेशन अर्थात भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम मार्केट का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार किसको कहते हैं? लोकल हाट्स। आपने सुना होगा, आपके यहां भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं, लोकल हाट्स, या आपके यहां स्थानीय रूप से छोटे छोटे कस्बे होते हैं जहां पर किसी विशेष पर्टिकुलर दिन में बाजार लगता है। कहीं जैसे अगर लखनऊ की बात करिए तो यहां पर बुध बाजार भी लगता है, तो आपके उधर मंगल बाजार भी लगता है, महानगर में बुध बाजार लगता है, तो आलमबाग साइड में मंगल बाजार लगता है। ये क्या कहलाते हैं? आपके स्थानीय बाजार कहलाते हैं। लोकल हॉट्स जो साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं। साप्ताहिक बाजार इनको हम कहते हैं, कभी कभी हम क्षेत्रीय बाजार, लोकल मार्केट भी कहते हैं। लोकल मार्केट, अब जैसे अगर कोई पत्रकारपुरम की बात कर लीजिए लखनऊ में, या महानगर के लिए महानगर की बात कर लीजिए, या आलमबाग में आलमबाग की बात कर लीजिए, तो ऐसे बाजार को हम स्थानीय मार्केट भी कहते हैं, जो डेली ट्रांजैक्शन के लिए वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा वहां पर डेली ट्रांजैक्शन या क्रय विक्रय के लिए वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उनको भी हम स्थानीय बाजार कहते हैं। दूसरा है रीजनल मार्केट, क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार से अभिप्राय है कि जहां पर होलसेल मार्केट होती है, अर्थात कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग जाकर के वहां पर अपने आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। जैसे लखनऊ में अमीनाबाद को आप लोकल मार्केट नहीं कहेंगे, अमीनाबाद इज अ रीजनल मार्केट, आपका एक पर्टिकुलर मार्केट है। जैसे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को ले लीजिए, अब हम थोड़ा सा बड़े कैनवस पर आ रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर के ले लीजिए, तो टेलीकॉम सेक्टर को उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट दो भागों में बांटा गया है। तो यूपी ईस्ट इज ए रीजनल मार्केट फॉर टेलीकॉम सेक्टर एंड यूपी वेस्ट इज अनदर रीजनल मार्केट फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। ध्यान रहे, ये क्या कहलाएगा? रीजनल मार्केट। इसी तरह से उत्तराखंड को ले लीजिए, उत्तराखंड इज ए डिफरेंट मार्केट। तो यहां पर रीजनल मार्केट का अभिप्राय एक है, एक पर्टिकुलर एरिया से जहां पर जो डिवाइडेड है किसी भी आधार पर, चाहे वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो या वस्तुओं आवाजाही की सुविधा के लिए आधार पर हो, परिवहन की सुविधा के आधार पर हो या किसी अन्य सुविधाओं के आधार पर हो। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी एक राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमा होती है, किसी एक भी राष्ट्र की जो राजनैतिक सीमा होती है, उस राजनैतिक सीमा के अंतर्गत जो भी परमिशन आपको मिलता है क्रय विक्रय करने का, वो आपका नेशनल मार्केट कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी विदेशी आती है और उसको भारत में व्यापार करने की सुविधा मिलती है, तो इंडिया इज अ नेशनल मार्केट फॉर हिम। यूपी में भी ये रीजनल मार्केट, एमपी में भी ये रीजनल मार्केट, बिहार में भी ये रीजनल मार्केट, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहीं भी ये रीजनल मार्केट है। लेकिन जब किसी भी कंपनी को एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जब व्यापार करने की इजाजत मिलती है, तो उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट, यही सीमाएं जब दूसरे देशों तक विस्तारित कर दी जाती हैं, अर्थात बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के या विद सम परमिशंस, कुछ विशेष आपको अनुमति के साथ जब व्यापार करने की छूट एक देश से दूसरे देश में मिल जाती है, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। दिस वाज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन, अर्थात जब एक देश की बाउंड्री को हटा दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार। दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। मार्शल ने इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड को 4 भागों में बांटा था, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड को हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट पीरियड। अर्थात जब कोई भी विक्रेता अपने वस्तुओं की आपूर्ति में कोई भी सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, जब अपने वस्तुओं की आपूर्ति को बदल ना सके तो वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। अब आप इसके लिए कोई घंटा, मिनट या दिन नहीं निर्धारित कर सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक फिश मार्केट है या एक सब्जी मार्केट है। सब्जी मार्केट में कोई भी व्यक्ति लेकर के जितना बैठा है, अगर टमाटर की डिमांड आज 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम टमाटर लेकर के विक्रेता बैठा हुआ है, तो अगर डिमांड अचानक बढ़कर के 20 केजी से 30 केजी हो जाए तो यहां पर 30 केजी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, 20 केजी ही रहेगी। तो 20 केजी की जो सप्लाई होगी उसी को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड इज द पीरियड व्हेन सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकाल वह समय है जब पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है, मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, यहां पर आप सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड बट फ्रॉम द इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री से अगर आपने स्टॉक में रखा हुआ है, आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक है, आपने गोदाम में रखा हुआ है, तो यहां पर शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई बदल सकते हैं। लेकिन जैसे फिश मार्केट है, फिश मार्केट कैन नॉट बी प्रिजर्व, पेरिसेबल गुड्स है, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए यहां पर ये शॉर्ट पीरियड आपका काम नहीं आएगा। लॉन्ग पीरियड इज ए पीरियड व्हेन you can change the supply by production। आप लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अर्थात अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ गई, मान लीजिए अगर आप चीनी की डिमांड बढ़ गई तो आप गन्ने की आपूर्ति अगले साल बढ़ा करके चीनी की डिमांड बढ़ा सकते हैं। बट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट इन दिस पीरियड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन कांस्टेंट होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सब कुछ बदल सकता है। एक यूनिट की जगह आप 2 यूनिट बढ़ा दीजिए, आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, टेक्नोलॉजी चेंज कर दीजिए। लॉन्ग पीरियड में आप प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि वेरी लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड व्हेन यू कैन चेंज ऑल द प्रोडक्शन सिस्टम। तो वेरी शॉर्ट पीरियड इज नोन एज द मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड इज नोन एज द सप्लाई व्हेन यू कैन चेंज द सप्लाई, लॉन्ग पीरियड सप्लाई कैन बी चेंज बाय प्रोडक्शन, बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो इतना ध्यान रखिएगा। ये क्लासिफिकेशन किसकी थी? मार्शल की थी। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देन के आधार पर मार्केट का विभाजन क्या है? स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ये दोनों हम जनरली शेयर मार्केट में यूज करते हैं इन शब्दों को। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है
जिसका लेन देन एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, अर्थात जिसका सेटलमेंट आज ही हमने लिया, आज ही हमने उसको भुगतान कर दिया। जिसका सेटलमेंट, ये सेटलमेंट सब यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो जिसका सेटलमेंट एक सिंगल ट्रेडिंग डे में, एक व्यापार दिवस में हो जाए उसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। और जिसका सेटलमेंट T5 अर्थात ट्रेडिंग दिवस से 5 दिवस तक हो उसको हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं, अर्थात आज का 5 दिन बाद तक हम उसको सेटलमेंट करते रहते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द शेयर मार्केट। स्पॉट मार्केट को हम इंट्राडे ट्रेड भी कहते हैं और फ्यूचर मार्केट को हम इंटरडे ट्रेड भी कहते हैं। तो स्पॉट मार्केट वो है जिसका सेटलमेंट एक सिंगल डे में होता है और फ्यूचर मार्केट वो है जिसका सेटलमेंट T5 डेज में होता है, अर्थात अगले कार्य दिवस में होता है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशन के आधार पर भी मार्केट का विभाजन किया जाता है। रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट ये भी शेयर मार्केट से ही सब सीधा संबंध रखता है। रेगुलेटेड मार्केट जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, शेयर मार्केट है, ये सब क्या है, रेगुलेटेड मार्केट है। जहां पर, या इंश्योरेंस सेक्टर है, यहां पर रेगुलेशंस हैं, हर चीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब क्या कहलाएंगे, रेगुलेटेड। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, बट ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम जनरली जियोग्राफिकल मार्केट या लोकल मार्केट में करते हैं वो ऑल आर द अनरेगुलेटेड मार्केट। जैसे कपड़े का क्रय विक्रय, अनाज का क्रय विक्रय, सब्जी का क्रय विक्रय, या इस तरह से जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG प्रोडक्ट्स, उनको हम अनरेगुलेटेड मार्केट की श्रेणी में रखते हैं। और रेगुलेटेड मार्केट जैसे हमने आपको बताया, टेलीकॉम सेक्टर, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऑल आर द रेगुलेटेड एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर भी मार्केट का हम, एरिया का मतलब होता है कितने क्षेत्रफल में मार्केट स्टेब्लिश है, अर्थात सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, स्टोर और शॉपिंग मॉल्स। आपने सुना होगा इसके लिए भी एक क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हम शॉपिंग मॉल के लिए कितना एरिया होना चाहिए, स्टोर के लिए, स्टोर या जिसको हम किराना स्टोर कहते हैं उसके लिए कितना एरिया जरूरी है, हाइपर मार्केट्स के लिए कितना एरिया है, और सुपर मार्केट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ए मार्केट इन विच ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हैपेंस इन ह्यूज क्वांटिटी, जहां पर बड़ी मात्रा में सामान का क्रय विक्रय किया जाए वो कहलाता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में आप जानते हैं सामान का थोड़े विक्रय किया जाता है, अर्थात फुटकर, अर्थात हमको मान लीजिए एक शर्ट की जरूरत हुई तो हम गए एक शर्ट खरीद लाए, किसी को 2 शर्ट की जरूरत हुई तो वो गया 2 शर्ट खरीद लाया, ये रिटेल मार्केट है। किसी को टी शर्ट की जरूरत हुई तो कोई टी शर्ट खरीद लाया। रेगुलेटेड मार्केट हमने जैसे अभी आपको बताया कि मनी मार्केट जहां पर मुद्रा का क्रय विक्रय किया जाता है या मनी का ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। स्पॉट मार्केट हमने आपको पहले ही बताया था कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर किया जा रहा है कि गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये शब्द ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और ह्यूज क्वांटिटी, 2 शब्द यहां पर है। तो इसका मतलब है कि रेगुलेटेड मार्केट से रिलेटेड नहीं है, स्पॉट मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ह्यूज क्वांटिटी की वजह से ये रिटेल मार्केट भी नहीं है, क्योंकि रिटेल मार्केट में क्वांटिटी थोड़ी होती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज होलसेल मार्केट। तो ये रहा हमने जो बताया आपको कि जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर मार्केट का विभाजन, फिर इसके बाद टाइम के आधार पर मार्केट का विभाजन, फिर इसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर मार्केट का विभाजन, फिर रेगुलेशंस के आधार पर मार्केट का विभाजन, और बेसिस ऑफ एरिया के आधार पर मार्केट का विभाजन। इसके बाद अब हम लोग बात करने चल रहे हैं द मार्केट क्लासिफिकेशन, अर्थात बाजार का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था वो था बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण हमने कई आधार पर किया। एक तो हमने
स्थान के आधार पर, लोकेशन के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया। इसके बाद फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के आधार पर हमने बाजार का वर्गीकरण किया। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है बाजार का वर्गीकरण, मार्केट क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। मतलब अगर सेलर और बायर्स के नंबर्स के आधार पर हम बाजार को बांटें तो कौन सा बाजार किस तरह का होगा, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। यहां है एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट टाइप अर्थात जो वस्तुएं हैं वो किस तरह की वस्तुएं हैं, टाइप ऑफ मार्केट अर्थात उस बाजार को हम कहेंगे क्या। यहां प्रोडक्ट टाइप का मतलब ये होता है कि वस्तुएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक वस्तुओं को हम कहते हैं समान वस्तुएं, सेम, जैसे हमने वर्ड यूज किया है, इनको हम कहते हैं समान वस्तुएं। और दूसरा शब्द हम यूज करते हैं होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है कि अगर वस्तुएं रंग, रूप, गुण, आकार, ध्यान रखिएगा, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप एंड साइज, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस ना हो तो उनको हम होमोजीनस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट एक ही तरह का हो लेकिन उसमें कलर का डिफरेंस हो, साइज का डिफरेंस हो, क्वांटिटी का डिफरेंस हो, टेस्ट का डिफरेंस हो, तो उसको हम सेम तो कहेंगे लेकिन हम उसको होमोजीनस प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। जैसे टूथपेस्ट ले लीजिए, टूथपेस्ट में जेल आता है, टूथपेस्ट सामान्य रूप से आता है। हमारे पास दो तरह की पेन है, दोनों पेन सेम है, लिखने के काम आती है, लेकिन दोनों पेन को होमोजीनस हम इसलिए नहीं कह सकते, शेप एक ही है, साइज एक ही है, इंक भी इसी की तरह पड़ता, लेकिन ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है। तो बीइंग द प्रोडक्ट इज सेम बट प्रोडक्ट इज नॉट होमोजीनस। पहले हम अनाज को होमोजीनस प्रोडक्ट में रखते थे, लेकिन अब अनाज भी होमोजीनस नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें भी कई तरह की वैरायटी आने लगी। इसी तरीके से पहले वेजिटेबल्स को हम होमोजीनस प्रोडक्ट में रखते थे। सबसे बड़ा होमोजीनस प्रोडक्ट का एग्जांपल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी, जैसे पेट्रोल में भी आप देख लीजिए हाई स्पीड है, एथेनॉल मिक्स है, लेड विदाउट लेड है, तो इस तरह के कई तरह के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब अलग अलग आने लगे हैं। तो आइए हम लोग इसी तरीके से जो मार्केट का क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या है। हम यहां कह रहे हैं इस चार्ट में कि अगर कोई सेलर सिंगल सेलर है, नंबर ऑफ बायर्स मेनी है, और प्रोडक्ट सेम है, तो उसको हम मोनोपोली मार्केट कहेंगे। अगर सिंगल सेलर है, बायर्स बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। जब सेलर सिंगल है, अकेला ही विक्रेता है, तो प्रोडक्ट सिंगल होना स्वाभाविक है, तो उसको हम एकाधिकारी बाजार कहते हैं। एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार कहते हैं। और अगर सेलर्स की संख्या हो जाए 2, बायर्स मेनी, प्रोडक्ट यहां पर नंबर ऑफ सेलर्स 2, बायर्स मेनी, प्रोडक्ट्स सेम है, तो इसको हम डिओपोली मार्केट कहते हैं, अर्थात द्वयाधिकार। इसको हम क्या कहेंगे? द्वयाधिकार। अगर हम इसी के एक कदम और आगे बढ़ें, प्रोडक्ट सेलर्स हो जाए फ्यू। यहां फ्यू का डेफिनेशन कुछ अलग है। फ्यू का मतलब यह है कि अगर 3 से ज्यादा और 10 से कम सेलर्स हों। हर किताब में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन यह चीज आपको फ्यू ही लिखा मिलेगा। फ्यू या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा सम, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक शब्द जो है वो है फ्यू। अगर किसी भी मार्केट में सेलर्स की संख्या फ्यू अर्थात 3 या 3 से ज्यादा बट 10 से कम है, बायर्स की संख्या
मेनी मतलब बहुत हैं, प्रोडक्ट सेम है, तो उसको हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। ओलिगोपोली मार्केट अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। ध्यान रखिएगा, अल्पाधिकारी बाजार में दो तरह की बाजार होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइस लीडरशिप और दूसरे को हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। ये हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा हम इसका क्लासिफिकेशन एक और कर सकते हैं। इसको हम फिर से अगर करते करें तो कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव दो तरह की मार्केट में बांटते हैं। कोल्यूसिव, कोल्यूजन का मतलब होता है कपट संधि और गैर कपट संधि। प्राइस लीडरशिप नॉन कोल्यूसिव मार्केट है, जबकि कोल्यूसिव मार्केट में हमारा आता है कार्टेल। कार्टेल क्या है? कार्टेल का मतलब होता है एक गुप्त समझौता, अर्थात जब कंपनीज आपस में एक समझौता कर लें कि हम कीमतों को एक साथ बढ़ाएंगे या एक साथ घटाएंगे, तो इसको गुप्त समझौता कहते हैं। अगर कंपनीज आपस में प्रतिस्पर्धा करें, आपस में कंपटीशन करें प्राइस को लेकर के, तो इससे उपभोक्ता का फायदा होता है। जैसे रिलायंस ने टैरिफ प्लान लाया तो उससे कम का टैरिफ प्लान एयरटेल ले आया, उससे कम का टैरिफ प्लान वोडाफोन ले आया। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर यही आपस में एक समझौता कर लें कि हम लोग प्राइसेस को एक साथ बढ़ाएंगे या प्राइसेस को एक साथ घटाएंगे, तो इसको हम कार्टेल कहते हैं। पूरे विश्व में क्योंकि कार्टेल से उपभोक्ताओं का नुकसान होता है, इसलिए पूरे विश्व में इस कार्टेल को बैन किया गया है। कार्टेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे विश्व में ओपेक है। ओपेक का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात जितने भी खाड़ी के देश हैं उन लोगों ने आपस में मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको कहा जाता है ओपेक। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल उत्पादक देशों का संगठन। कार्टेल का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है। अब आप कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन, सार्क, नाफ्टा भी कार्टेल के एग्जाम्पल हैं। ये कार्टेल नहीं है, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने वाले देशों का वो सेलर्स हैं, एज ए सेलर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज ए सेलर। इसलिए हम यहां पर कार्टेल की बात कर रहे हैं। नाफ्टा, साफ्टा, यूरोपीय यूनियन, ये सब प्रोडक्शन करने वाली यूनिट के रूप में अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ट्रेड यूनियंस तो कहते हैं लेकिन कार्टेल की श्रेणी में नहीं रखते। तो कार्टेल पूरे वर्ल्ड में बैन है। कार्टेल को हम कहीं पर भी लीगल नहीं मानते हैं। अपने यहां 2005 में टेलीकॉम कंपनीज ने एक बार ऐसी कोशिश करी थी कि आपस में मिल करके उन्होंने प्राइसेस को बढ़ाने की एक समझौता किया था, लेकिन चूंकि मैंने जैसे बताया आपको कि कार्टेल पूरी दुनिया में बैन है, इसलिए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उस कार्टेल को उन्होंने रद्द कर दिया। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि इसी कार्टेल को तोड़ने के लिए सरकार ने कंपटीशन कमीशन लाया था। इसके पहले आपके यहां एक हुआ करता था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, अर्थात मोनोपोली रोकने के लिए ट्रेड को
सुचारू बनाने के लिए, मोनोपोली की स्थिति ना आने पाए, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार ने एमआरटीपी एक्ट लाया। लेकिन एमआरटीपी एक्ट उतना एफिशिएंट नहीं था, तो एमआरटीपी एक्ट के जगह पर सरकार ने कंपटीशन कमीशन लाया 2001 में, प्रतिस्पर्धा आयोग। अभी तक मोनोपोली के तहत, इस मोनोपोली एक्ट के तहत केवल एक कंपनी पर अभी तक, मोनोपोली एक्ट के तहत एक कंपनी पर जो कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर मुकदमा चला है, वो है पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के मोनोपोली, अर्थात मोनोपोली के अंतर्गत ये है कि एक कंपनी एक निश्चित आकार से ज्यादा बड़ी अगर हो जाएगी तो वो मनमाना प्राइस मार्केट से वसूलेगी। इसलिए मोनोपोली को हमेशा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है। तो मोनोपोली को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट पर अभी तक मुकदमा चला था अमेरिका में, और उसी पर कार्रवाई हुई थी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा आप, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या जितनी भी इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर चलाती है, अलग अलग नाम से चलाती है। जैसे अगर वो चलाती हैं इंडिया में तो उसको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कहते हैं, अमेरिका में चलाती है तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका कहते हैं। कंपनीज अपने आप को इस तरह से स्प्लिट करके और यूनिट्स को चलाती हैं। तो चलिए हम फिर से आते हैं अपने मार्केट पर। तो सिंगल सेलर है, बायर्स मेनी है, प्रोडक्ट सेम है, तो मोनोपोली अर्थात एकाधिकार। दो सेलर्स हैं, बायर्स कई हैं, प्रोडक्ट सेम है तो उसको द्वयाधिकार कहते हैं। प्रोडक्ट फ्यू हैं, सेलर्स फ्यू हैं, 3 से ज्यादा लेकिन 10 से कम है, बायर्स कुछ मेनी है, प्रोडक्ट सेम है, इसको ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का। तो अगर सेलर्स मेनी हो, अब ध्यान दीजिएगा, सेलर्स मेनी हो, नंबर ऑफ बायर्स मेनी है, अर्थात सेलर्स भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है, प्रोडक्ट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था, प्रोडक्ट सेम नहीं, होमोजीनियस हो, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन भी कहा जाता है। इसी के बीच में, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट भी आता है, जिसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, या हम उसी को इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता, या इसी को हम कई बार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अर्थात ये दोनों सेम है। इसको मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने किया था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आया था अमेरिका से। तो ये रहा आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां हम इसी के उलट कर दें, अगर हम थोड़ा सा इसी के अगेंस्ट चलना शुरू कर दें, अर्थात ये कर दें कि यहां सिंगल सेलर की जगह पर हम यहां पर मेनी सेलर्स कर दें और मेनी बायर्स की जगह पर सिंगल सेलर कर दें और प्रोडक्ट को सेम रहने दें, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोनोपोली। इस बाजार को कहते हैं मोनोपोली। मेनी सेलर्स, सिंगल बायर, प्रोडक्ट्स आर सेम, तो इसको क्या कहते हैं? मोनोपोली। जबकि सिंगल सेलर, मेनी बायर्स, सेम प्रोडक्ट को मोनोपोली कहते हैं। जस्ट अपोजिट, मेनी सेलर्स, सिंगल बायर, अकेला क्रेता है, खरीदने वाला एक हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। यहां आइए,
अगर इस टू की जगह पर हम कर दें मेनी, और यहां पर मेनी जहां है यहां हम कर दें टू, अर्थात इन दोनों सिचुएशन को हम उलट दें, तो इसको प्रोडक्ट्स को सेम रहने दें, तो इसको कहते हैं डियोप्सोनी। डियोप्सोनी। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा फिर चेंज कर दें, यहां पर जहां फ्यू है यहां हम कर दें मेनी, और बायर्स की जगह पर कर दें फ्यू, और प्रोडक्ट्स को कर दें हम सेम, तो इसको हम कहते हैं ओलिगोप्सोनी। इसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोप्सोनी। ये आपका हो जाएगा। और ये जो चौथा मार्केट है आपका मेनी और मेनी, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलियोपोली कहते हैं मार्केट। ये आपका रहा मार्केट का विभाजन, मार्केट का क्लासिफिकेशन। तो जीएस के लिए जितना हमने आपको मार्केट में ये बता दिया इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि अर्थशास्त्र के हो सकता है कुछ इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ अर्थशास्त्र के छात्र हों, तो उनके लिए जैसे मार्केट का क्या, मोनोपोली मार्केट क्या है, डिओपोली मार्केट क्या है, उसके लिए हमारा अलग से वीडियो है। आप मोनोपोली मार्केट, डिओपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट पे अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ समेटा नहीं जा सकता है। अगर समेटेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आपके लिए फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो सिर्फ हम इस लेक्चर को मार्केट क्लासिफिकेशन पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पूरी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।